तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी तक आप लोग थंबनेल को देखकर के इतना तो समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आपका लाइव टेस्ट होने वाला है। यानी कि आज आपको इस वीडियो में साइंस यानी कि विज्ञान का लाइव टेस्ट होने वाला है, जिसमें कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से यदि आप लोग इस 40 में से 30 क्वेश्चन का आंसर भी सही दे देते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने एग्जाम में 50 में से 45 प्लस नंबर जरूर लाएंगे, 45 प्लस जरूर टपा देंगे। तो बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि इस सेट में आपको जितने सारे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे ज़्यादा हार्ड आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आप लोग की भाषा में बोलें तो इससे ज़्यादा भारी आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इससे हल्का ही पूछा जाएगा। तो बस चलिए हम लाइव टेस्ट शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर ही आधारित होंगे, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। सारे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए हैं, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन भी इसमें नहीं दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो बस आप लोग रेडी हो जाइए लाइव चैट में एक एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। यदि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन का आंसर या फिर नहीं जानते हैं सही या फिर गलत, आप लोग लाइव चैट में आंसर जरूर देते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ पर होता है? निर्वात में होता है कि जल में होता है कि वायु में होता है कि कांच में होता है? बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग नीचे लाइव चैट या फिर कमेंट में आंसर देते चलिएगा। कोशिश करना है कि 100% सही आंसर हो, और लास्ट में आपको बताना पड़ेगा कि कितना आंसर आपका सही हुआ, वो भी ईमानदारी से, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और जो यहाँ पर ईमानदारी आप लोग दिखाइएगा, यही ईमानदारी यही सच्चाई आपके परीक्षा तक साथ आएगी, आपके परीक्षा तक साथ रहेगी, आपको परीक्षा में यही ईमानदारी काम आएगा। तो चलिए पहला का कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहां पर होता है? तो ध्यान रखिएगा पहला का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। पहला का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 की 1 की 3 की इनमें से कोई नहीं? बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर कि प्रकीर्णन के सिद्धांत पर कि वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर कि इनमें से कोई नहीं? तो बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग नीचे लाइव चैट में आंसर बता दीजिएगा यदि जानते होंगे तो। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किस दृष्टिदोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ठीक है, कौन सा ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? बताइए निकट दृष्टि दोष में कि दूर दृष्टि दोष में कि जरा दूरदर्शिता में, किनमें से कोई नहीं? तो बताइए चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा निकट दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में लगा होता है। तो बताइए टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? 2500 डिग्री सेल्सियस पर कि 3000 डिग्री सेल्सियस पर कि 3500 डिग्री सेल्सियस पर कि 4000 डिग्री सेल्सियस पर? पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा टंगस्टन 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? हम आपको पीछे के भी वीडियो में बोले थे कि आप लोग मात्रक वाले सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है, विभवांतर का क्या मात्रक होता है, इस प्रकार से जितने सारे भी मात्रक होते हैं आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर रट लीजिएगा। तो बताइए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन। तो सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का विभव होता है। ठीक है, जो पृथ्वी होता है अर्थ जिसको बोलते हैं, तो पृथ्वी का विभव क्या होता है? धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि शून्य होता है? बताइए सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य होता है। 7 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। न तो पॉजिटिव होता है यानी कि न तो धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है, बल्कि शून्य होता है, 0 होता है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? O2 की NH3 की CO2 की N2?
बताइए 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 जिम्मेदार है। 8 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं कि इसमें जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं बचा है जिसमें से कि क्वेश्चन हम 1-2 क्वेश्चन नहीं लिए हों। इसलिए आप लोग चिंता न करिएगा, एक एक चैप्टर से एक एक टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर हम उठाए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट बताइए? जैव गैस उत्तम ईंधन माना जाता है क्योंकि इसमें मीथेन गैस कितना परसेंट पाया जाता है? 50% की, 60% की, 70% की, 75%? तो बताइए 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% मीथेन गैस पाई जाती है। 9 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? जिसको शॉर्ट में हम लोग AgCl लिखते हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को AgCl लिखा जाता है। Ag का मतलब सिल्वर, मतलब कि चांदी का संकेत Ag होता है, और क्लोराइड को Cl लिखते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत के, पीला के, हरा की, काला? तो ध्यान रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, यानी कि सफ़ेद होता है, उजला होता है। 10 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर आपका एक अभिक्रिया दिया गया है कि 2CuO2 से बन जाता है 2CuO। ठीक है, जो रिएक्शन है वह बैलेंस है, CuO2 यहाँ पर CuO बन जाता है, दोनों के आगे 2 लग गया है। तो बताइए यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? इसमें क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि कॉपर का अपकरण हो रहा है कि कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा? 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? बताइए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल कि मेथेनोइक अम्ल कि प्रोपेनोन, कि इनमें से कोई नहीं? 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका उपयोग कहाँ पर होता है आप सभी लोग जानते होंगे। अगर किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो उस हड्डी को जोड़ने के लिए जो वाइट कलर का जो पट्टी लगाया जाता है, उसी में प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगाया जाता है, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है और उससे हड्डी जुटता है। तो बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। ठीक है, CaSO4 × 12H2O। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन, सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों में, सभी एसिड में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन? 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच में पी सूचक होता है। आप लोग जानते होंगे कि पीएच मान के बारे में केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि किसका पीएच मान कितना होता है, अम्ल का पीएच मान, क्षार का पीएच मान, उदासीन का पीएच मान, इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे। तो उस पीएच में जो पी होता है वह किसका सूचक होता है? ऑप्शन है उषांश की, कि पावर की, कि दोनों की, कि इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि पीएच में पी उषांश का सूचक होता है, जिसको अंग्रेजी में पोटेंज बोला जाता है। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से CaCl2 आयनिक यौगिक है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक कौन है? तो CaCl2। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन 17 नंबर क्वेश्चन के पहले यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग लाइक जरूर करिएगा। लाइक में किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं, क्योंकि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है या टेस्ट पसंद आ रहा है, हमको भी पता चलना चाहिए ना। तो हमको कैसे पता चलेगा? आप लोग लाइक करिएगा तब ना पता चलेगा कि आप लोग को कितना पसंद आ रहा है। अरे सिंपल सा लॉजिक है, लाइक का मतलब पसंद करना होता है, आप लोग जानते हैं। तो यदि आप लोग को पसंद
पसंद है तो लाइक करिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हो, बच्चे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो घंटी वाला आइकन है ना, उसको दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, Cu की Hg की Ag की Au। बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है Cu। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। अति ज्वलनशील कहने का मतलब होता है कि अगर आग का थोड़ा सा भी अंश उसको प्राप्त होगा तो वह जलने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। बताइए कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है। लाल फास्फोरस की, श्वेत फास्फोरस की, साधारण गंधक की, प्लास्टिक गंधक। बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो श्वेत फास्फोरस होता है वह अति ज्वलनशील होता है। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन है। बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा 19 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो के कहने का मतलब पोटेशियम, पोटासियम का संकेत के होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो पोटेशियम होता है वह सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है। 19 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना प्रतिशत है। CO2 गैस की उपस्थिति। तो CO2 किसका संकेत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है बताइए। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति 0.03% है। 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है। हम आपको पिछले दिन यूट्यूब पर ये वाला क्वेश्चन का पोल करवाए थे, वोटिंग करवाए थे, बहुत सारे 500-600 स्टूडेंट इसका सही आंसर बताए थे। बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है, अल्काइन का कि एल्कीन का कि एल्केन का कि प्रोपाइल का। तो ध्यान रखिएगा CnH2n+2 एल्केन का रासायनिक सामान्य सूत्र होता है। 21 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। CnH2n+2 एल्केन का होता है। एल्काइन का पूछेगा आपसे तो CnH2n, और एल्कीन का पूछेगा तो CnH2n-2 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है बताइए। तो ध्यान रखिएगा 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व हीलियम है। हीलियम का संकेत He होता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग संकेत जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व हीलियम यानी कि He। 22 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। आवर्त सारणी से ही यह क्वेश्चन है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, 23 की, 26 की, 25 की, 24। बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। श्वसन क्रिया के दौरान जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, देखिए सांस लेना और सांस छोड़ना जो यह प्रक्रिया होती है, इसी को श्वसन क्रिया बोला जाता है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। 20% की, 40% की, 60 की, 80%। बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, श्वसन क्रिया के दौरान 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम इनमें से किस में पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाता है कि लाल रक्त कण में कि वर्णी लवक में कि श्वेत रक्त कण में। बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आप लोग बायोलॉजी में जाइलम और फ्लोएम तो जरूर पढ़े होंगे, हम भी आपको पढ़ाए हैं। तो बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। जल के वहन करने के लिए कि भोजन का वहन करने के लिए कि अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए कि ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। बताइए जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो ध्यान रखिए, देखिए उत्तरदायी कहने का मतलब होता है कि जाइलम क्या कार्य करता है। यहाँ पर जाइलम के कार्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जाइलम का कार्य होता है कि पौधे के संपूर्ण भाग में जल का वहन करना, यानी कि जल को हर एक भाग तक पहुंचाना। और फ्लोएम के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि फ्लोएम का कार्य होता है कि भोजन का वहन करना। यदि जाइलम की जगह फ्लोएम रहता तो इसका बी नंबर आंसर सही हो जाता कि फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन के वहन के लिए, लेकिन यहाँ पर जाइलम पूछा जा रहा है तो जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, फेफड़ा से कि यकृत से कि श्वास नली से कि वृक्क से। बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग कि यूरिया जो होता है वह हमारे रक्त में, हमारे खून में यकृत से प्रवेश करता है। 27 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग को जरूर मजा आ रहा होगा, टेस्ट देने में मजा आना ही चाहिए यदि आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे तो। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 2 की, 3 की, 4 की, केवल 1। बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को यानी कि आगे वाले भाग को क्या कहते हैं। पाइलोरिक कहते हैं कि फुंडिक कहते हैं कि कार्डियक कहते हैं कि एपिग्लॉटिस कहते हैं। बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाशय के अग्रभाग यानी कि अगले हिस्से को कार्डियक बोला जाता है। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली को क्या बोला जाता है। नेफ्रॉन की, न्यूरॉन की, माइटोकॉन्ड्रिया की, इनमें से कोई नहीं। 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन को बोला जाता है। 30 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। यह वाला क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवा चुके हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है तो उस खाली स्थान को क्या बोला जाता है। दुमिका की, सिनेटिक दरार की, एक्सॉन की, आवेग। तो ध्यान रखिएगा 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक दरार, जिसको कि सिनेप्स भी बोला जाता है। 31 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी पादप का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। सरसों है कि गुड़हल है, जिसको गुल्लड़ बोला जाता है गांव में। पपीता है कि मटर है। बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पपीता जो होता है वह एकलिंगी पादप का उदाहरण होता है। 32 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, भ्रूण के जिस भाग से पत्तियां का निर्माण होता है, तना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं। बताइए, मूलांकुर कहते हैं कि प्रांकुर कहते हैं कि प्रोतंत्र कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भ्रूण के जिस भाग से पत्तियां बनती है, तना बनता है, उसे प्रांकुर बोला जाता है। 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। बताइए, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। अधिवृषण में होता है कि शुक्रवाहिका में होता है कि वृषण में होता है कि शुक्राशय में होता है। तो ध्यान रखिएगा, शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिका में होता है। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो शुक्रवाहिका में होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किस चीज़ का बना होता है। डीएनए का कि डीएनए आरएनए का कि डीएनए प्रोटीन और आरएनए का, कि इनमें से कोई नहीं। पहले भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, 35 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि गुणसूत्र डीएनए, प्रोटीन्स वो आरएनए का बना होता है, यानी कि तीनों का मिश्रण होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। जो मच्छर डेंगू उत्पन्न करता है वह किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं। साफ जल में कि गंदा जल में कि मीठा जल में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, चाहे तो डेंगू हो जाए या फिर मलेरिया, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। तो डेंगू वाले मच्छर भी और मलेरिया वाले मच्छर भी दोनों साफ जल में फैलते हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि गंदा जल में, हमेशा साफ जल में ही डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण है। कागज की, लकड़ी की, कपड़ा की, प्लास्टिक। 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 37 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि अजैव निम्नीकरण
प्लास्टिक होता है। ठीक है, प्लास्टिक को ही अजैव निम्नीकरण बोला जाता है। 37 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ रहता है? वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ रहता है? 4 की, 5 की, 3 की, 6? बताइए 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? या तो नॉर्मल क्वेश्चन है, भूगोल में भी आप लोग पढ़े होंगे कि वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और 5 परत कौन कौन से होते हैं यदि आप लोग जानते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि वायुमंडल में जितने सारे भी परत होते हैं, यानी कि जो 5 परत होते हैं, उन 5 परतों का नाम क्या है? तो आप लोग 1 मिनट टाइम दे करके हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध की, भाखड़ा बांध की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं? 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध है। चलिए अब 40 और सबसे लास्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, जिसे कि भारत का सबसे पवित्र नदी कहा जाता है? तो बताइए 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। लगभग 2500 किलोमीटर, यानी कि अप्रोक्स। ठीक है, एकदम श्योर नहीं है कि 2500 किलोमीटर ही है, लगभग 2500 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। 40 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए 40 क्वेश्चन तो यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आपकी बारी है कि आप कितना ईमानदारी दिखाते हैं, कितना आपका सही हुआ। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइव चैट में नहीं बल्कि कमेंट में आपको बताना है कि कितना आंसर हमारा सही हुआ और कितना आंसर गलत हुआ। और जो ऊपर में हम क्वेश्चन में आपको बताने के लिए बोले थे कि कौन कौन से 5 मंडल होते हैं, वायुमंडल के कौन कौन से 5 परत होते हैं, उसके बारे में आप हमको जरूर बताइएगा। चलिए, तो कुल यही 40 क्वेश्चन था जो कि आपको इस टेस्ट सीरीज में देखना था। हम कोशिश करेंगे कि डेली इसी टाइम में, यानी कि डेली सुबह में 7 बजे आपके लिए टेस्ट सीरीज अब लेकर के आए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए, अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो डेली आपका 7 बजे अब सुबह में लाइव टेस्ट चलेगा। इसके अलावा शाम में तो आप लोग जानते हैं कि मॉडल सेट वाला क्लास रेगुलर चल रहा है। और दोपहर में भी हम 1 बजे से कोशिश करेंगे कि एक क्लास और लें, जिसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर या फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसके बारे में हम आपको 1 बजे से बताएं दोपहर में। तो कुल मिलाकर के अब यही 3 क्लास आपका रेगुलर चलेगा। तो चलिए, आप लोगों को यह टेस्ट कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोग को यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त में इस टेस्ट में भाग ले सके, उनको भी पता चल सके कि हमारी तैयारी कैसी है। और जो भी लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे रेड कलर वाला बटन दबा करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।